रितु, दिशा बेटा जल्दी जल्दी उठ जाओ, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, वरना हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। रितु और दिशा झट से आंखें मलती हुई उठी और कहने लगीं, कहाँ चली जाएंगे? विनीता ने हंसकर कहा, पिकनिक पर। और कहाँ? भूल गए क्या तुम लोग? दोनों बाथरूम में ये कहते हुए भागीं। पहले मुझे जाना है, दिशा ने कहा। नहीं, पहले मुझे जाना है, पीछे से विनीता की सास ने आकर कहा। अरे, एक मेरे बाथरूम में चले जाओ। विनीता ने उनको घूर कर देखा और कहा, बीच में कूदने की आपकी आदत कब जाएगी? उसकी सास शीला जी देखती ही रह गईं और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गईं। आज विनीता अपने परिवार सहित पिकनिक पर जाने वाली थी। इसके लिए शहर के बाहर एक खूबसूरत लोकेशन सबने मिलकर ढूंढी थी। शीला जी बहुत खुश हुई जब उनके बेटे नीरज ने कहा, माँ, आपको भी संडे को हमारे साथ चलना है, आपको अच्छा लगेगा। जब से पापा गए हैं आप कहीं जाती ही नहीं हैं, इस बार आपको चलना ही पड़ेगा। किचन में खड़ी विनीता ने सब सुन लिया था और मन ही मन कुढ़ रही थी। तभी नीरज की आवाज़ आई, विनीता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। विनीता ने जल्दी से बाहर आकर नीरज को टिफ़िन पकड़ा दिया। उसने मुस्कुराकर पूछा, आज क्या है खाने में? शीला जी बोली पड़ी, तेरे पसंद के कोफ्ते और लच्छे पराठे रखे हैं। विनीता ने उन्हें घूर कर देखा तो वो चुप कर गई। उसने नीरज से कहा, नीरज, इसमें तुम्हारा मनपसंद मिक्स वेज और फ्रूट रायता भी रखा है, साथ में मीठा भी है। नीरज ने हंसकर कहा, तुम दोनों की जैसी माँ और बीवी हो तो इंसान खा खा कर मोटा ही हो जाए। विनीता ने कहा, आखिर पति है, आप मेरे इतना काम करते हैं तो अच्छा खाना तो बनता है ना। नीरज मुस्कुराता हुआ जैसे ही बाहर निकला तो विनीता ने तुरंत शीला जी से कहा, आपको अपनी तारीफ करवाने का ज़्यादा ही शौक है ना? क्या जताना चाहती थी आपकी? आप खाना बनाती हैं, आप ही बेटे के सारे काम करती हैं। शीला जी ने कहा, नहीं बहू। नीरज ने पूछा तो बोल दिया मैंने, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। विनीता जी की तो क्या मतलब था आपका? मुझे नीचे गिराना अच्छे से जानती हैं आप। अब बैठी क्या हैं, जाइए और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाइए। खबरदार रोइए, कब से ज़्यादा बनाई तो आपको नुकसान करती है, केवल मेरी ही बनाना। शीला जी जैसे ही खड़ी हुई तो विनीता ने कहा, और कुछ नाश्ता भी लाइएगा, भूखी हूँ सुबह से। आपने तो बेटे के साथ बैठकर ठूस ठूस कर खा लिया। वो चुपचाप उठकर किचन में चली गई। इस तरह बर्ताव विनीता का रोज़ का काम था, लेकिन ये और बात थी कि वो ऐसा कभी भी नीरज के सामने नहीं करती थी। आज जब उसने शीला जी से पिकनिक पर चलने के लिए कहा था, तब से उसके दिमाग में तूफान उठा हुआ था। शीला जी जैसे ही चाय लेकर आई, बहू चाय। उन्होंने चाय सामने रखी तो विनीता ने कहा, आज खुश तो बहुत होंगी। शीला जी कुछ समझ ना पाई और विनीता की ओर देखने लगी तो विनीता ने कहा, अरे, इतनी जल्दी भूल गई, पिकनिक पर नहीं जाएंगे क्या? शीला जी घबराई सी विनीता की तरफ देखने लगी। विनीता ने फिर से कहा, इस बार जब नीरज पिकनिक के लिए कहे तो आपको मना करना है, बोल देना कि तबीयत ठीक नहीं है, इस उम्र में चला नहीं जाता। कोई भी बहाना करके नीरज को मना कर दीजिएगा। शीला जी खामोशी से सिर हिलाकर कमरे में चली गईं। 1 साल ही बीता था उनके पति को गुजरे और विनीता के सुर बदल गए थे। विनीता आए दिन कहती, अब आपका राज गया मम्मी जी, अब तानाशाही बंद कीजिए। पूरे दिन जो ये ऑर्डर चलाती रहती है ना, ये नहीं चलने वाला। शीला जी घर की सुख शांति के कारण चुप रहती और विनीता का बर्ताव सहती रहती। कमरे में जाकर शीला जी रोने लगी, मेरा परिवार तो जैसे ख़त्म ही हो गया, अपने ही लोगों के बीच बैठने का अधिकार छीना जा रहा है। पति की तस्वीर देखकर रोती हुई बोली, आप तो चले गए लेकिन मुझे अकेला छोड़ गए, चाह कर भी बेटे का सहारा नहीं ले सकती। उस और तो जैसे एक माँ का हक ही नहीं रहा, सब कुछ बहू का है। यहाँ कोई अपना नहीं है, ना तो कहीं जाने देती है और अगर बेटा चाहे तो बहाना बनाकर घर में छोड़ जाती है। मेरा ही घर मेरे लिए जेल हो गया है और बेटा सोचता है कि मैं कहीं जाना नहीं चाहती। आप ही बताइए मैं क्या करूँ अब? शीला जी रोते हुए पति की तस्वीर से बातें कर रही थी। संडे आ गया था, रितु और दिशा नहाकर आ चुकी थी। विनीता ने एक बड़ा सा बैग लेकर डाइनिंग टेबल पर रख कर कहा, नीरज, सब तैयार है, इसमें खाने का सामान है, पानी की बोतल रख लो और ये सब सामान कार में रखो जब तक मैं तैयार होकर आती हूँ।
विनीता कहकर जाने के लिए जैसे ही मुड़ी तो पीछे से नीरज ने कहा, मम्मी कहाँ हैं? वो तैयार हुई नहीं? देख लो जाकर, कमरे से तो निकल नहीं रही आज। जाने क्या हुआ है? विनीता ने कहकर कनखियों से नीरज की तरफ देखा, जो कि झट से उठकर शीला जी के कमरे की ओर चल दिया था। उसने अंदर घुसते ही देखा कि शीला जी लेटी हुई थीं। उसने कहा, मम्मी तैयार क्यों नहीं हुई हैं आप? अब तक देर हो रही है, चलिए उठकर तैयार हो जाइए। नीरज ने कहा, ऐसे नहीं चलेगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चुपचाप साथ चलिए। शीला जी ने कहा, बेटा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, अब तो चला भी नहीं जाता, खामखा तुम लोग भी परेशान हो जाओगे, मैं घर पर ही रहती हूँ। नीरज ने उनका माथा छूकर कहा, क्या मम्मी, ना तो बुखार है, ना ही देखने से ऐसा कुछ लग रहा है। दरअसल आपको घर में रहने की आदत हो गई है, बाहर चलिए, आपको अच्छा ही लगेगा और तबीयत ठीक हो जाएगी। विनीता पीछे खड़ी दरवाजे से सब देख रही थी और बार बार उन्हें मना करने के लिए इशारे से कह रही थी। उसकी गुस्सैल आंखें देखकर शीला जी की नीरज को हामी भरने को हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन नीरज उन्हें साथ ले जाने की जिद पर अड़ा हुआ था। तभी पीछे से विनीता की आवाज़ आई, अरे नीरज, जब वह नहीं चाहती तो क्यों जिद करते हो, आराम ही करने दो ना। नीरज ने कहा, विनीता, मैं जानता हूँ कि वो साथ जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम तैयार हो जाओ, मम्मी को मैं लेकर आ रहा हूँ। विनीता ये सुनकर आग बबूला हो गई, लेकिन नीरज के सामने बोल नहीं पाई। वापस कमरे में आकर गुस्से में एक फूलदान उठाकर ज़मीन पर दे मारा और बोली, इतने साल तक इस बुढ़िया ने राज किया और अब भी बेटा इसके वश में रहता है। आज घर के बाहर इसका आखिरी कदम होगा, इसकी बात कभी चलने को नहीं कहेगी। विनीता तैयार होने लगी थी और उधर नीरज ने शीला जी को भी तैयार कर लिया था, लेकिन वो जानती थी कि आज उन पर गाज गिरने वाली है। विनीता अब चैन से नहीं बैठेगी, इस खौफ से शीला जी अंदर ही अंदर काँप रही थी। विनीता अंदर से आई और मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी आप तैयार हो गई? अच्छा है कि जो साथ चल रही हैं, इससे तबीयत ठीक हो जाएगी। वैसे कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही थी कि तबीयत ख़राब है? घर में रहकर कोई काम तो नहीं करना था आपको? शीला जी समझ गई कि विनीता क्या चाहती है। उन्होंने तुरंत कहा, नीरज तुम लोग मेरी बात मानो और चले जाओ, मुझे एक स्वेटर तैयार करना है जो मेरी सहेली शोभा का है। नीरज ने कहा, मम्मी फिर से बहाना, आप चल रही हैं और इसके आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, स्वेटर कोई इतना ज़रूरी नहीं है। शीला जी विनीता की तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो कि बहू मैं क्या करूं। अब नीरज तो मान ही नहीं रहा। विनीता पैर पटकती हुई बाहर चली गई और कार में जाकर बैठ गई। पीछे से नीरज शीला जी को लेकर आ गया। अब सब लोग पिकनिक के लिए निकल चुके थे। पूरे रास्ते विनीता का मूड खराब रहा। नीरज कुछ पूछता तो कह देती कि मेरे सिर में दर्द है, इतना सारा काम और इतना सारा खाना बनाना कोई मजाक है क्या? मेरी कोई मदद भी नहीं करता। नीरज ने कहा, लेकिन मम्मी भी तो करती है ना विनीता। विनीता ने कहा, मम्मी जी काम करती कम है, बिगाड़ती ज़्यादा हैं, किचन की हालत ख़राब कर देती हैं और फिर मुझे इतनी सारी सफाई करनी पड़ती है। नीरज मुस्कुराते लगा और बोला, अरे यार शांत हो जाओ और मूड ठीक करो, मैं जल्द ही एक मैट का इंतज़ाम कर दूंगा, पिकनिक पर खुश होकर जाओ। दोनों लड़कियां रास्ते भर खिलखिलाती रहीं और खूब बातें करती रहीं। शीला जी भी उनके साथ रहकर घर पर बात भूल गई थीं। शीला जी नीरज के कहने पर पुराने गाने गुनगुनाती हुई खुश थी, लेकिन इससे विनीता के दिल पर सांप लौट रहे थे। पिकनिक स्पॉट आ पहुंचा था और दोनों लड़कियां कार से उतरकर पकड़म पकड़ाई खेलने लगी। नीरज और विनीता ने मिलकर कार से सामान निकाला, बाहर रखा और चटाई पर रखकर ठंडी हवा का आनंद लेने लगी। शीला जी इधर उधर टहल रही थी और हरियाली देख रही थी। विनीता के मन में एक ही बात चल रही थी कि इस बुढ़िया को कैसे सबक सिखाया जाए। वो उठकर उनके पास जाकर बोली, क्यों, खुशी हो रही है ना बाहर आकर?
शीला जी उसकी आवाज़ सुनकर डर गईं। उन्होंने नीरज की तरफ देखा तो वो दोनों बेटियों के साथ गेम खेलने में बिजी हो गया था। उसका ध्यान अब खेल में था और विनीता ने इसका ही फ़ायदा उठाया था। शीला जी उसकी तरफ देख रही थी तो उसने उनके डरे हुए चेहरे को देखकर कहा, मम्मी जी आप तो डरी हुई लग रही हैं। शीला जी ने पसीना पोंछा। विनीता ने कहा, देखिए हम कितनी ऊंचाई पर हैं, अगर यहाँ से आपको धक्का दे दूँ तो। ये सुनकर शीला जी के होश उड़ गए। वो पसीने पसीने होने लगी। घबरा कर कांपती आवाज़ में बोली, बहू ये क्या कह रही हो? बेटा सामने है, कुछ तो सोचो, इस हद तक कैसे सोच सकती हो तुम? विनीता ने कहा, देख बुढ़िया, अगर धक्का दे दूँ ना तो भी नीरज को पता नहीं चलेगा। वो तो यही सोचेगा ना कि आपका पैर फिसल गया। और चिंता मत कीजिए, मरेंगी नहीं, बस हड्डी टूटेगी, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि फिर कभी फुदक कर हमारे साथ हड्डी बनकर बाहर नहीं आएंगी। शीला जी समझ गई थी कि विनीता ये किस लिए कह रही है। आज उन्हें खुद पर पछतावा हो रहा था कि क्यों उन्होंने नीरज के साथ आना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, बहू मैंने कितना मना किया था लेकिन नीरज नहीं माना, तो मेरी क्या गलती है? विनीता ने कहा, अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब आपको यहाँ से गिरना ही पड़ेगा। कहकर विनीता नीरज की तरफ देखते हुए आगे बढ़ी और शीला जी का हाथ पकड़ लिया। एक छोटी सी पहाड़ी का किनारा था, ज़्यादा गहरा तो नहीं, लेकिन गंभीर चोट लगने के पूरे आसार थे। नीरज की तरफ देखते हुए विनीता ने जैसे शीला जी को धक्का देने की कोशिश की। पीछे से नीरज की आवाज़ आई और विनीता के पैर कांप गए। उसका पैर फिसला और शीला जी की जगह वो खुद पहाड़ी से नीचे गिर गई। शीला जी जोर से चिल्लाई, विनीता, बेटा विनीता। उन्होंने गिरती विनीता का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश भी की, मगर विनीता गिर चुकी थी। नीरज दौड़कर करीब आ चुका था और उसने नीचे देखा तो बहती नदी के किनारे विनीता बेहोश गिरी हुई थी। दोनों बेटियां मां को गिरे देखकर रोने लगीं। नीरज ने दौड़कर मदद के लिए दूर जा रहे एक शख्स को पुकारा तो उसने आकर बताया, नीचे जाने का रास्ता पता है आपको? थोड़ा नीचे उतरकर बाएं जा रही ढलान पर जाकर मिल जाएगा। ये सुनकर नीरज भागकर नीचे गया और दोनों लड़कियां भी वहां पहुंच गईं। बेहोश पड़ी विनीता को नदी के पानी के छींटे मारे गए तो विनीता कुछ होश में आई, मगर दर्द के मारे उठ ना सकी। उसको कमर में गंभीर चोट लगी थी। कुछ लोगों की मदद से नीरज उसे कार तक ले आया और हॉस्पिटल ले गया। सब बाहर बैठे डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे और उदास नीरज को उसकी माँ दिलासा दे रही थी, नीरज चिंता मत कर बेटा, वो ठीक हो जाएगी। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, अंदरूनी चोटें हैं, कंधे में हल्का फ्रैक्चर भी है, देखभाल से सही हो जाएगा, लेकिन आराम बहुत ज़्यादा करवाइएगा। नीरज के आंसू निकल ही आए जिन्हें वो रोक ना सका। कुछ दिन विनीता हॉस्पिटल में रही। एक हफ्ते बाद जब वो घर आई तो अपने कमरे में उसको लिटा दिया गया। अभी विनीता को उठने के लिए मना किया गया था। शीला जी उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, मैं अपनी बेटी का इतना ध्यान रखूंगी कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ये सुनकर विनीता ने धीरे से कहा, नीरज मेरी माँ को खबर कर दीजिए, वो आ जाएंगी। शीला जी को ये सुनकर बुरा लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो विनीता के स्वभाव को जानती थी। वो चुप रहीं। नीरज ने कहा, माँ को तो मैं बुला लूँगा विनीता, लेकिन तुम गिरी कैसे ये समझ नहीं आया, जबकि मैंने देखा तो मम्मी आगे और तुम पीछे थी। ये सुनकर शीला जी तुरंत बोली, बेटा वास्तव में तो मैं ही गिरने वाली थी, लेकिन बेचारी विनीता ने मुझे बचाकर अपनी जान जोखिम में डाल दी। मुझे बचाने के चक्कर में ये जा गिरी। नीरज ने कहा, विनीता तुम मम्मी का कितना ख्याल रखती हो, देख लो मम्मी आपको ऐसी बहू नहीं मिलेगी। कहकर नीरज बाहर चला गया। शीला जी भी उठकर जाने लगी तो पीछे से विनीता ने कहा, ये ड्रामा क्यों कर रही थी आप? इससे आपको कोई छूट नहीं मिल जाएगी, समझी आप? मेरे बारे में आप क्या सोचती हैं मुझे अच्छे से पता है। आपने तो सोचा होगा कि अच्छा है चलो मर गई होगी, अब फिर से अपना राज चलाऊंगी। शीला जी ने कहा, क्या कह रही हो बेटा, ये सब अपने दिमाग में मत लाओ वरना तबीयत खराब हो जाएगी। विनीता ने सख्त आवाज़ में कहा, मेरी मम्मी आ जाएंगी, उसके बाद मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना आप।
खबरदार जो कोई नाटक किया। शीला जी उदास सा मुंह देकर कमरे से बाहर निकल गई। विनीता तो हमेशा से उन्हें यूं अपमानित करती रहती थी, मगर ऐसे हालातों में भी वो बदली नहीं। जबकि गिरते वक्त शीला जी ने उसको पकड़ने की कोशिश भी की थी। विनीता खुद ये अच्छे से जानती थी, लेकिन उसका नकारात्मक मन सकारात्मक कैसे सोचता। विनीता की माँ भी आ गई और अब वो दिन भर उसके कमरे में बैठी रहती। विनीता उनसे कुछ करने को कहती तो वो या तो सोती रहती या तबीयत का बहाना बनाकर लेटी रहती। एक दिन दोपहर में विनीता ने अपनी माँ से सूप बनाने को कहा, लेकिन उसकी माँ ने कहा, समदम जी से बनवा लो ना बेटा, वो तुम्हारे टेस्ट का बनाना जानती हैं। इस पर शीला जी तुरंत सूप बनाकर ले आई। शीला जी रोज़ ही उसके खाने पीने और दवा का ध्यान और बाकी सब भी अच्छे से कर रही थी, जबकि कई बार उन्होंने विनीता और उसकी माँ को आपस में बुराई करते सुन लिया था। पहले तो उसका मन दुखी होता, लेकिन फिर वो यही सोचती कि कुछ भी हो, इससे ही मेरे बेटे की गृहस्थी है, और वो ऐसा सोचकर फिर से विनीता की सेवा में जुट जाती। जैसे ही शाम को नीरज के आने का समय होता, विनीता की माँ तुरंत ही किचन में काम करने पहुंच जाती। शीला जी खाना बनाती और वो नीरज के आगे पीछे घूमकर उसे जताती रहती कि वो ही सारे काम कर रही है। विनीता भी नीरज के सामने बार बार अपनी माँ को ही आवाज़ लगाती। शीला जी करती भी तो उसकी माँ उन्हें एक तरफ करके खुद ही काम करने लगती, लेकिन शीला जी सब समझ रही थी और खामोश थी। एक दिन विनीता ने माँ से पानी मांगा, लेकिन उसकी माँ मोबाइल में ही लगी रही और बोली, अरे अपनी परमानेंट नौकरानी को बुला लेना बेटा, मैं गेम खेल रही हूँ, उठूँगी तो ख़राब हो जाएगा। इस वक्त घर में उसकी लड़कियाँ भी नहीं होती थीं और शीला जी को आवाज़ देने में उसका आत्मसम्मान गिर रहा था। सो खुद ही उठने लगी, लेकिन बैठते ही उतना तेज़ दर्द उठा कि वो संभल ना पाई और बेड से नीचे गिर गई। कंधे में ज़बरदस्त दर्द हो रहा था। उसकी चीख से शीला जी दौड़ी दौड़ी आई और उठाने को कोशिश करने लगी। शीला जी बोली, बेटा मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी, या अपनी माँ को कहती, खुद उठकर ख़तरा मोल क्यों लेती हो, ऐसे तो तकलीफ़ बढ़ जाएगी, जबकि डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। विनीता चुप रही और उनके सहारे से मुश्किल से उठी और बेड पर बैठ गई। उसकी माँ सहारा देने भी आई तो उसने उनका हाथ झटक दिया। विनीता के कंधे का दर्द बढ़ चुका था और वो सारी रात दर्द के कारण सो नहीं पाई। नीरज उसे अगले ही दिन डॉक्टर के यहाँ लेके गया तो डॉक्टर ने कहा, आपको इनका ख्याल रखना चाहिए, फ्रैक्चर बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, महीनों बेड पर ही रहना पड़ेगा। नीरज और विनीता इस बात से डर गए। इस बात के बाद से विनीता ने शीला जी की मदद लेना शुरू कर दिया। उसकी माँ वैसे भी ध्यान नहीं देती थी, लेकिन नीरज को दिखाने के लिए उसने उन्हें वापस घर नहीं भेजा। उसकी माँ शीला जी से उनके हाथ के खाने की मांग करती रहती और नीरज के सामने काम करने का नाटक करती। 2 महीने तक सब ऐसे ही चलता रहा और विनीता की हालत में काफ़ी सुधार हो गया, जिसका सारा श्रेय केवल शीला जी को मिलना चाहिए था। लेकिन विनीता नीरज के सामने एक ही बात कहती रहती, नीरज मम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, अच्छा हुआ जो इनको बुला लिया, वरना कौन मेरा ख्याल रखता, तुम्हारी माँ तो खुद ही कुछ नहीं कर पाती। नीरज भी कहता, मम्मी जी आपने अच्छा किया जो आ गई, विनीता काफ़ी ठीक हो गई है, आपको जाना है तो बता दीजिएगा, घर पर भी तो सब आपको याद कर रहे होंगे। लेकिन विनीता की माँ जाने को ही तैयार ना थी, क्योंकि इतनी सेवा उनकी बहू भी नहीं करती थी जितनी शीला जी कर रही थी। विनीता अब चलने फिरने लगी थी और माँ के साथ बैठकर अपनी सास को बस ऑर्डर देती रहती थी। वो भूल गई थी कि अपनी ही माँ के कारण वो ठीक होते होते भी फिर से तकलीफ़ में आ गई थी, लेकिन अपनी माँ के खिलाफ उसने किसी से 2 शब्द भी नहीं कहे। एक दिन शीला जी दोपहर में छोले भटूरे बना रही थी, तभी विनीता किचन में आई और पानी पीने लगी। विनीता की माँ ने अचानक से आकर विनीता के हाथ से पानी की बोतल ली। अचानक इस तरह आ जाने से विनीता चौंक गई और बोतल उछलकर तेल से भरी कढ़ाई में जा गिरी। काफ़ी सारा तेल उछलकर
शीला जी के हाथ पर आ गिरा और वो गरम गरम तेल गिरने से चीख उठी। विनीता ने जल्दी से उनको बाहर सोफे पर खींचा और बर्फ़ निकाल कर लगाने लगी। पीछे से विनीता की माँ बोली, अरे विनीता, इतना भी कुछ नहीं हुआ है, इनको यूं ही चिल्ला रही हैं, कहीं तुझे इन पर दया तो नहीं आ गई। विनीता ने अपनी माँ को घूरा और कहा, आप चुप रहिए। विनीता ने सास को दवाई लगाकर कमरे में आराम करने भेज दिया और अपनी माँ से बोली, मम्मी, नीरज को पता चल गया तो पता है क्या होगा। वो पूछेंगी कि भटूरे क्यों बनवाए गए, आप और मैं क्या कर रहे थे और हम बना रहे थे तो इनको चोट कैसे आई। इतनी इंक्वायरी का क्या जवाब देना है वो सोचो। उसकी माँ सोच में पड़ गई। तभी वहाँ शीला जी लड़खड़ाते हुए आई और बोली, विनीता, तुम चिंता मत करो, अगर उसने पूछा तो मैं उसे बोल दूँगी कि बहन जी बना रही थी और मुझसे ही पानी छलक कर कढ़ाई में गिर गया। तुम पर और बहन जी पर कोई बात नहीं आएगी। विनीता हकी बकी रह गई। तभी उसकी माँ बोली, बहन जी, आप तो बड़ी चतुर हैं, कितनी आसानी से इल्ज़ाम हम पर डालने की प्लानिंग कर रही हैं। विनीता, तू इनको कैसे झेलती है। सही कहती थी तू, तेरी सास तो राज करना चाहती है, अब देखो कितनी अच्छी बन रही है। दामाद जी को मेरे खिलाफ खड़ा करने की तैयारी कितनी चालाकी से कर रही हैं। शीला जी ने कहा, बहन जी, ये क्या कह रही हैं आप, ये मेरी बेटी है, इसको मैं हमेशा बचाऊंगी। विनीता की माँ ने कहा, ओहो विनीता, देखो कैसे तुम्हारी सास खेल खेल रही है। ये कहकर विनीता की माँ ने शीला जी पैरों के नीचे से एक कारपेट खींच दिया, जिससे शीला जी गिर पड़ी। तभी पीछे से चीखने की आवाज़ आई, मम्मी ठीक तो हैं आप। ये नीरज था जो पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसने जल्दी से शीला जी को उठाया। उन्होंने कहा, बेटा मैं ठीक हूँ। उसने उनके हाथ पर जले हुए निशान भी देख लिए और फिर सारी बात समझ गया। तभी विनीता की माँ बोली, दामाद जी, हम तो अपना घर छोड़कर यहाँ आपकी मदद करने आए हैं, लेकिन आपकी माँ तो हमें ही फंसा रही है। विनीता को भी मैंने सेवा करके ठीक कर दिया, लेकिन आपकी माँ ऐसी ही रौब दिखाती रहती है। आज अपनी ही गलती से जली है, लेकिन अभी कह रही थी कि आपसे हमारी शिकायत करेंगी और घर भिजवा देंगी। तभी विनीता ने हकलाते हुए कहा, नीरज, तुम जल्दी कैसे आ गए। नीरज ने कहा, विनीता, मुझे शर्म आती है तुम पर और तुम्हारी माँ के दिए संस्कारों और माँ जी आप पर। ज़्यादा झूठ मत बोलिए। दरवाजे पर खड़े हुए मैंने सब देखा और सुना। तभी विनीता बोली, नीरज, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन सच कहती हूँ, माँ मेरी गलती से नहीं जली, बल्कि वो इत्तेफाक था और मैंने ही माँ को झट से दवाई भी लगाई। शीला जी ने तुरंत कहा, हाँ बेटा, विनीता ने मेरा पूरा ख्याल रखा, जो हुआ अचानक हुआ, उसकी गलती नहीं है। नीरज ने कहा, लेकिन मैं जो इतनी देर से देख रहा हूँ उसमें विनीता की माँ की पूरी गलती है। मेरी माँ को उसके ही घर में बेइज्जत कर रही थी, हिम्मत कैसी हुई आपकी ऐसा करने की। तभी विनीता की माँ बोली, वाह वाह, अब सब एक हो गए। आपको पता है कि आपकी बीवी कैसे गिरी। ये बात सुनकर नीरज विनीता का मुंह ताकने लगा। विनीता अपनी माँ को चुप रहने का इशारा कर रही थी, जो नीरज भी देख रहा था, लेकिन वो बोलती रही, दामाद जी, विनीता आपकी माँ को धक्का देने जा रही थी मगर खुद ही गिर गई। ये सुनकर नीरज सन्न रह गया और उसने विनीता को की तरफ देखा। विनीता को की झुकी नज़र देखकर उसने जोरदार थप्पड़ विनीता को जड़ दिया। विनीता ज़मीन पर जा गिरी और बोली, नीरज, मुझे माफ़ कर दो। नीरज ने कहा, विनीता, मैंने कई बार महसूस किया कि तुम माँ से चिढ़ती हो और जानबूझकर साथ नहीं ले जाती हो और ना मुझे ले जाने देती हो। तभी मैं इस बार जिद करके उन्हें ले गया था, लेकिन तुमने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। अगर मेरी माँ गिर जाती और उन्हें कुछ हो जाता तो। तभी विनीता की माँ बोली, गिरी तो मेरी बेटी थी दामाद जी, कितनी चोटें आई उसको, लेकिन आपकी माँ ने ख्याल तक नहीं रखा। मज़े से सारे दिन सोती थी और मैं इसका दिन भर ख्याल रखती थी।
शीला जी समधन के झूठ बोलने से उनका चेहरा देख रही थीं। नीरज ने तपाक से कहा, विनीता कुछ बोलोगी नहीं? आप देखो ना तुम्हारी माँ क्या कह रही है। विनीता भी अपनी माँ के बदलते रंग देख रही थी। नीरज ने गुस्से में कहा, विनीता इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता जितने इतनी देर में तुम्हारी माँ ने बदले हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारी माँ सही है? नहीं विनीता, ये बहुत स्वार्थी हैं। विनीता की आंखों पर से आज अपनी ही माँ झूठे प्यार और दिखावे का पर्दा उतर चुका था और अब उसे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। उसकी माँ बोली, देख लो विनीता, मुझे दामाद जी गिरगिट कह रहे हैं। विनीता ने जोर से चीख कर कहा, माँ अब बस करो, इतना झूठ मत बोलो। वास्तव में आपको बेटी की ना तो फिक्र है, ना ही झूठ बोलने में कोई शर्म आ रही है। आप मेरा साथ देती तो उस दिन मैं बेड से नहीं गिरती। मम्मी ने आकर नहीं देखा होता तो जाने क्या होता। इनकी सेवा और देखभाल से मैं ठीक हो पाई हूँ। आपने तो इनसे भी अपनी सेवा करवाई है। कहकर विनीता रोने लगी और नीरज हैरान सा देखता रह गया। आप विनीता की माँ हैं, इसलिए इज्जत से निकल जाने को कह रहा हूँ, नहीं तो बेइज्जती करके धक्के देकर निकालना मुझे भी आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मेरी माँ की कर रही थी। विनीता की माँ पैर पटककर कमरे में गई और अपना बैग लेकर घर से निकल गई। उसके बाद विनीता अपनी सास के कदमों में गिर गई। मम्मी किस मुंह से माफ़ी मांगूं? अगर आप गिर जाती तो शायद हम आपको खो भी देते, लेकिन इस दिन आपने तो मेरा हाथ पकड़कर बचाने की कोशिश भी की थी। अच्छा हुआ जो मैं गिरी और आज मुझे माफ़ी मांगने का मौका मिला, नहीं तो मेरी आंखें कभी खुलती ही नहीं। मैं आपके साथ इतना गलत कर रही थी और आप चुपचाप सह रही थी। शीला जी ने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन तुम्हारे विचार बदल जाएंगे और तुम्हारा व्यवहार मेरे लिए बदल जाएगा। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, बस देखने का नज़रिया बदल लो, उसके बाद सब तुम्हें अच्छाई ज़रूर नज़र आएगी। विनीता सुबक सुबक कर रो रही थी और नीरज की तरफ देख रही थी। नीरज उसे नाराज़ था। शीला जी ने कहा, बेटा तुम भी बहू को माफ़ कर दो। सुबह का बोला शाम को घर आए तो माफ़ कर देना चाहिए। नीरज ने कहा, मम्मी मेरा दिल आपके जितना बड़ा नहीं है। विनीता को इतनी बड़ी गलती की माफ़ी चुटकियों में कैसे मिल सकती है? सोच कर देखिए कि अगर उस दिन आप गिर जाती तो क्या विनीता कभी ये बात स्वीकारती? विनीता इस बात पर तुरंत नीरज से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और बोली, मैं जानती हूँ नीरज, मेरी गलती माफ़ करने लायक नहीं है। नीरज ने कहा, तुम्हें मैं घर से तो नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। मेरा दिल जब माफ़ कर पाएगा तभी बात करूँगा। इसके बाद विनीता खामोशी से नीरज की माफ़ी का इंतज़ार करने लगी और धीरे धीरे 1 साल बीत गया। इतने समय में विनीता की नज़दीकियाँ अपनी सास से बढ़ चुकी थी। वो उनसे घुल मिलकर रहने लगी थी। ये देखकर लगभग 1 साल के बाद नीरज का दिल पिघल गया और शीला जी के कहने पर विनीता ने फिर से माफ़ी मांगी और नीरज ने माफ़ कर दिया, जिसके बाद दोनों पति पत्नी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।